So today we are going to continue our chapter light. Mirror formula. Mirror formula is 1 by u plus 1 upon v is equals to 1 by f. U is object distance from mirror. V is image distance from mirror. F is focal length. F is always equals to r divided by 2. Radius of curvature divided by 2. एग्जाम के अंदर आपको मिरर फॉर्मूला के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में. ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम न्यूमेरिकल्स भी बाद में. नेक्स्ट इज लीनियर मैग्निफिकेशन बाय अ कनकेव मिरर. The linear magnification produced by a concave mirror is defined as ratio of height of image. जो आपकी इमेज है उस एक ऑब्जेक्ट होता है, एक उसकी इमेज बनती है. जो इमेज है जैसे इस डायग्राम में वो मेरी h1 है और जो ऑब्जेक्ट है दैट इज h1 और जो मेरी इमेज है दैट इज h2. तो हाइट ऑफ इमेज इज h2 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1. दोनों की रेशियो फाइंड करेंगे. इमेज की रेशियो जो है वो आपने न्यूमरेटर में रखनी है और जो ऑब्जेक्ट की रेशियो होगी वो आपने डिनोमिनेटर में रखनी है. h2 डिवाइडेड बाय h1. द लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉलर m. कई बार m 1 हो सकता है, 1 के इक्वल मैग्निफिकेशन 1 हो सकती है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है. इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो. देखो मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होती है, जब कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है वो रियल और इन्वर्टेड होगी. और पॉजिटिव कब होगी मैग्निफिकेशन, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये दो केसेस आपने अच्छे से याद रखने हैं कि रियल और इन्वर्ट कब होगी, जब कनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्ट इमेज बनाएगा नेगेटिव मैग्निफिकेशन, एंड जब कनकेव मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा देन इट इज पॉजिटिव. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h2 by h1. h2 इक्वल्स टू होता है माइनस v. v हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज v, image distance from the mirror, and u is image distance from the object. So जो मिरर का इमेज डिस्टेंस मिरर का है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. सो h2 by h1 इक्वल्स टू माइनस v by u. ये फॉर्मूला आप नोट करके रख लो बिकॉज जो आपके न्यूमेरिकल्स आने हैं मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए उसमें ये यूज होगा. यहाँ पे हमारा कनकेव मिरर आज फिनिश हो गया है. लास्ट टाइम हमने देखो कनकेव मिरर के रूल्स किए थे, मैं जल्दी जल्दी एक बार ब्रीफ कर देती हूँ. फर्स्ट रूल में क्या था, इंसिडेंट रे आ रही थी मिरर के ऊपर स्ट्राइक होके फोकस में से बाहर निकल जाती है. सेकंड में क्या होता है, इंसिडेंस रे आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होके मिरर के पास स्ट्राइक करती है, लेकिन मिरर पॉलिश्ड है इसलिए बाहर उसकी लाइट जो रे की बाहर नहीं जा सकती, सेम पाथ पर वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है. थर्ड वाले में इंसिडेंट रे आ रही है फोकस में से पास होके मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिटर्न चली जाती है. फोर्थ रूल में इंसिडेंट रे आती है पोल के ऊपर स्ट्राइक करके अनदर डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये वापस चली जाती है. तो ये थे आपके 4 रूल्स. उसके बाद आपके 6 केसेस हैं. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, image will be at focus, real, inverted and very small in size.
ये आपसे न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, नेम द इमेज फॉर्म्ड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब इंफिनिटी के ऊपर बनेगी तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। फिर ऐसी केस 2 है, अगर बियॉन्ड द सेंटर इमेज बनेगी तो, सॉरी, बियॉन्ड द सेंटर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड, बट इट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड केस, when the object is at center of curvature, image will be just inversely opposite, कुछ भी changes नहीं होंगे। When the object lies between center and focus, then image will be beyond the center 2f, मतलब फोकस से डबल लेंथ के ऊपर वापस हो जाएगा और इंफिनिटी के बीच में होगा। फिफ्थ केस, when the object is at focus of concave mirror, तो इमेज पता ही नहीं, कहीं भी दूर, बहुत दूर, एट इंफिनिटी। Sixth case, when the object is held between focus and pole of concave mirror, it will be behind the mirror। उसके बाद मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला आप नोट करके रख लो, बिकॉज न्यूमेरिकल करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। 1/u plus 1/v is equals to 1/f। लीनियर मैग्निफिकेशन में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है m is equals to h2/h1 equals to negative v divided by u। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। देखो जो कनकेव मिरर बन रहा था वो ऐसा था, पॉलिश्ड बाहर वाली तरफ। ठीक है जी। अब हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, पॉलिश्ड अंदर वाली तरफ। इसमें पॉल बाहर था, इसमें पॉल क्या है, अंदर आ गया, क्योंकि लेफ्ट साइड इमेज ही पूरी ऑपोजिट हो गई है। इसमें सी एफ पी लगाते होते थे हम, सी एफ पी, अब पी एफ, यहाँ पे सी, सारा कुछ अंदर वाली तरफ, पॉलिश सरफेस के अंदर। The first rule is saying a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to the principal axis। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका मिरर लगा हुआ है, ये आपका मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी एक्सिस प्रिंसिपल है, यहाँ से इसी के पैरेलल एक लाइट रे आई। ठीक है, अंदर मिरर पॉलिश था तो अंदर तो जा नहीं सकती थी, यहाँ पे स्ट्राइक करके बाउंस बैक करके किसी अनदर डायरेक्शन, यहाँ से आई थी और इस डायरेक्शन में वो वापस चली। तो अब अगर मैं इस जिस डायरेक्शन में वो वापस जा रही है उसके पाथ को रिट्रेस करूं मैं इनसाइड, तो मैं देखती हूँ ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, फोकस के ऊपर। तो देखने में हमें क्या लग रहा है, इट अपीयर्स फ्रॉम द फोकस, ऐसे लग रहा है कि ये फोकस से आ रही थी। So rule number 1 is saying a ray of light falling on the mirror in a direction parallel to principal axis of convex mirror appears to be coming from its focus on reflecting from the mirror। Any doubt in rule number 1? No, ma'am. Okay. May I know who is this? Who's this Gurneek Singh? Ma'am, I am Mahip Singh, but this is my younger brother name. Okay, okay, fine.
Okay, now the rule number 2 is there. A ray of light falling on a convex mirror. ये एक convex mirror है आपका, एक रे आ रही है आपकी तरफ, मिरर की तरफ स्ट्राइक कर रही है. On passing through center of curvature of the mirror is reflected back along the same path. देखो क्या होता है, जैसे ये रे आ रही थी यहाँ से, तो हमने क्या किया, मिरर तक जब तक आएगी वो आपकी क्या रहेगी, इंसिडेंट रे. जैसे मिरर पे स्ट्राइक करेगी उसके बाद आपने डॉटेड लाइंस बनानी. जैसे डॉटेड लाइन बनाओगे यहाँ पे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रही है. सेंटर ऑफ कर्वेचर ये देखो, आपको यहाँ से आपको पता चल जाएगा एक्चुअल इमेज के साथ. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप चेक कर रहे हो तो ये ऐसे लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो इट मीन्स यहाँ से ये इन कर रही है, और जब एज्यूम कर रहे हैं यहाँ से वापस जा रही है तो इट इज आउटवर्ड्स. इज इट क्लियर? देखो 10th क्लास 10 के अंदर फिजिक्स का एक यही चैप्टर है जिसकी हाईली वेटेज है पेपर में, और सबसे मतलब कि ये कह लो कि आपके लिए डिफिकल्ट चैप्टर है ये. जिस बच्चे को ये रूल्स अच्छे से आ गए ना, तो वो इस चैप्टर में से अपने मार्क्स नहीं कटवा पाएगा. मिरर्स और लेंसेज, सबके रूल्स, सबके इमेजेस आप अच्छे से कर लो कि पेपर में हाई वोल्ट, इस चैप्टर की हाई वेटेज है. केस स्टडी भी आनी है, 3 मार्क्स भी आने हैं, 2 मार्क्स भी आने हैं, एंड एमसीक्यूज भी आने हैं. अभी हमारे पास बहुत टाइम है जनवरी तक, तो कोशिश की जाएगी कि आपके लिए जितना बेस्ट मटेरियल मैं ला सकूं. रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 इज क्लियर? Yes, ma'am. ओके. Now the rule number 3 is there. A ray of light falling on a convex mirror on passing through focus of the mirror become parallel to the principal axis. देखो ये मिरर है, सॉरी, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. एक रे ऑफ लाइट आ रही है जो कन्वेक्स मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही है. ये मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट आ गई, मिरर पे स्ट्राइक करने के बाद ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस चली जाती है. अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, मैं ट्राई करूं इसको डॉटेड लाइन को इंक्रीज करने की, तो यहाँ पे मेरे फोकस के ऊपर ये आके इंटरसेक्ट कर. आप याद रखना, जो आपके कनकेव मिरर था उसमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, उसमें हर चीज अपने आप इंटरसेक्ट करेगी. बट जो आपके ये कन्वेक्स मिरर है इसमें सब कुछ एज्यूम करना है, अपने assumptions के ऊपर है ये आपका. अब देखो, क्योंकि रीजन क्या है एज्यूम करने का, क्योंकि इसका जो सरफेस है ना मिरर का, ये इनसाइड है पॉलिश वाला. तो जब कोई चीज पॉलिश्ड होती है तो उसमें से कोई भी लाइट रे पास नहीं हो सकती. तो इसीलिए हमने इसको डॉटेड में करके सिर्फ अपनी अजम्पशन, अपने रूल्स को बनाने के लिए चेक किया हुआ है कि एट लास्ट अगर ये पॉलिश ना होता तो हमारी रे कहाँ पे आके स्ट्राइक करती. इसीलिए हम इसे कहते हैं एज्यूमिंग assumptions. तो अब ये कह रहा है कि इंसिडेंट, इसे आप बोल सकते हो, हमेशा याद रखना, दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. जिन बच्चों ने आगे साइंस स्ट्रीम लेनी है आफ्टर 10th, तो उनके लिए तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. आप अभी ध्यान से समझ लोगे तो +1 +2 में इजी रहेगा. रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन कन्वेक्स मिरर, मिरर के ऊपर इंसिडेंट रे आई, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस चली गई, सो इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. अगर मैंने इसे जूम करके देखा तो जो इंसिडेंट रे थी वो मेरी फोकस के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रही थी.
तो आप इसे कैसे लिखोगे? A ray of light falling on a convex mirror on passing through focus of the mirror become parallel to the principal axis of the mirror on reflection. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, शायद समझ आ रहा है। Yes, ma'am. Now the rule number 4 is there. देखो, स्नेल्स लॉ पढ़ी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस इज योर नॉर्मल, this is angle of incidence and this is angle of reflection. सेम चीज यहाँ पे है, बस इसकी जो एंगल की डायरेक्शन है वो चेंज होगी. ए रे ऑफ लाइट, ये इंसिडेंट रे आ रही है देखो मिरर के ऊपर, या पोल के ऊपर स्ट्राइक करके यहाँ से वापस जा रही है, सो इट बिकम्स रिफ्लेक्टेड रे. यहाँ पे जब इंसिडेंट रे आ रही थी तो इंसिडेंस एंगल लेके आ रही है, वापस जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेंटर में जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे आप इसका नॉर्मल भी बोल सकते हो. So now the questions are there. We have 6 cases in the concave mirror. Sorry. We have 6 cases in the concave mirror. In the convex mirror, we have only 2 cases. Image formation by convex mirror. First case is when the object is an infinity. देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी किया, हमें पता ही नहीं कहाँ बैठा है ऑब्जेक्ट, तो इंसिडेंट रे आ रही है स्ट्राइक करके मिरर के ऊपर, यहाँ से वापस चली गई, यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस चलेगी. आएगी कैसे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सिमिलरली यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस चलेगी. अगर मैं दोनों रेस को इंक्रीज करके देखूं तो दोनों आके कहाँ मीट कर रही हैं? फोकस के ऊपर. सो फोकस के ऊपर कर रही हैं तो इट मींस image will formed at focus. It will be virtual, erect and very small in size. स्मॉल इन साइज क्यों होगी? क्योंकि हमें एक्चुअल ऑब्जेक्ट पता ही नहीं है कहाँ पड़ा हुआ है. दैट्स वाई ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है डॉटेड है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं पता कहाँ पे है. सो द इमेज इज वर्चुअल, एग्जैक्ट. यहाँ पे इरेक्ट आएगा, वैसे एग्जैक्ट नहीं है, आ रहा है यहाँ पे. इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा ब्लर, जो आपको जल्दी जल्दी नहीं दिखा पाएगी. सेकंड केस में देखो सेम, थोड़ा सा डिफरेंस. यहाँ पे इंफिनिटी था, यहाँ पे एट ए फिनिट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस. पता चल गया कि यहाँ पे मिरर से थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर इमेज है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, तो इमेज कहाँ बनेगी? पोल और फोकस के यहाँ पे बीच में. इट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज. स्मॉल क्यों होगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा दूर पड़ा है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे उसकी हमेशा छोटी बनेगी. एक बार चेक कर लो रूल्स एंड केसेस.
मैम फोर्थ रूल समझा दो। ओके, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखो, एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे लॉस पढ़ी थी, उसमें था साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें साइन आई किसके इक्वल होता है? साइन आर। ए से ओ तक इंसिडेंट रे आ रही थी, मिरर के ऊपर स्ट्राइक करती है, और ओ से वो रिफ्लेक्ट कर जाती है ओ बी। तो ए ओ इंसिडेंट रे है, ओ बी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। जहां सेंटर में वो स्ट्राइक करती है उसे हम कहते हैं नॉर्मल। तो अभी हमारा जो रूल नंबर 4 है वो भी सेम है। A ray of light incident obliquely towards the pole। एक देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? लॉ जो कहती है यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ से वो वापस चली जाती है। ये सेंटर में क्या बन गया उसका? नॉर्मल। यहाँ पे भी सेम है, बस इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे थी, ये यहाँ से इधर आ रही है। ये जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है दिस वन, इस यहाँ पे आके ये स्ट्राइक करके यहाँ से वापस। ये जो ये वाली रे है ना आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इसकी डायरेक्शन इधर हो गई है। तो ये तो किसी भी तरफ मूव हो सकती है, ओके लेफ्ट मैम। राइट अप एंड डाउन। ठीक है, यही चीज है ये सेम ही है, बस इसने अपने एंगल घूम गया, इसने डायरेक्शन चेंज कर ली। केसेस चेक कर लो। कैन वी मूव ऑन? Yes, ma'am. यस मैम। यूज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पहले हम कनकेव देख लेते हैं, देन कन्वेक्स। पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता होता है, गिव यूजेस ऑफ कनकेव मिरर या फिर गिव यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कई बार न्यूमेरिकल के साथ में पूछ लेते हैं, राइट एनी वन यूज ऑफ द मिरर यूज इन दिस। तो आप पहले हमें मिरर फाइंड करने के लिए कह देते हैं, फिर उसके बाद जो मिरर फाइंड हो गया उसमें आपने बताने हैं उसके यूजेस। कनकेव मिरर इज यूज्ड एज ए रिफ्लेक्टर इन टॉर्च लाइट, जो हमारी सर्च लाइट्स होती हैं, मोटर व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होती हैं हमारे कार्स की या हमारे 2 व्हीलर्स की या 4 व्हीलर्स की। देन डॉक्टर्स जो है एज ए हेड मिरर यूज करते हैं, ईएनटी डॉक्टर्स, आईज नोज स्पेशलिस्ट जो होते हैं, दे आर यूजिंग फॉर द हेड मिरर। शेविंग मिरर जो हमारे घरों में भी होता है, ठीक है, यूज बाय डेंटिस्ट, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं। एंड सोलर कुकर के अंदर भी इसे यूज किया जाता है। आपने सोचा है सोलर कुकर में ये यूज क्यों किया जाता है? मैम जो सन की रेज एब्जॉर्ब को करते हैं, एक पॉइंट पे, यस मैम, फोकस करने के लिए। क्योंकि इसका जो ये वाला पार्ट है बाहर की तरफ पॉलिश्ड है, और सन रेज जो है पॉलिश सरफेस के ऊपर हीट करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो यहाँ से एब्जॉर्ब करता है हीट। कन्वेक्स ओके मिरर, मैम।
Convex mirror is Okay. used as reflector in street lamp. It is used by drivers. अब आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको मैं एक कनकेव मिरर दे देती हूँ, एक कन्वेक्स मिरर दे देती हूँ, बिना टच किए आपने बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आप कैसे फाइंड कर सकते हो? प्लेन मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट इमेज ऑफ द सेम साइज। देखो प्लेन मिरर क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें से जो लेफ्ट साइड है वही आपको राइट साइड दिखाई देगी, तो इट मींस इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एज वर्चुअल इरेक्ट एंड ऑफ सेम साइज। कनकेव मिरर जो है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है हमारे फेस की हमें प्रोड्यूस करके दिखाता है, और जो कन्वेक्स है उसमें वर्चुअल और इरेक्ट तो होती है, देखो तीनों में वर्चुअल और इरेक्ट होगी, बट डिफरेंस, मेन डिफरेंस इज प्लेन मिरर में सेम साइज होगा, कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड होगी और कन्वेक्स में डिमिनिश्ड होगी। इज इट क्लियर? मैम कनकेव में तो रियल होगी। नहीं, रियल क्यों होगी? मैम ये रहे कनकेव के केसेस, इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। रियल मैम। मैम एक ही केस में होगी ना वर्चुअल, हाँ, लास्ट वाले। लास्ट वाले में होगी। 1 सेकेंड, नहीं कनकेव में भी होती है, 1 मिनट। बेटा जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर जो होता है वो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ही फॉर्म करता है, विदाउट टचिंग देम हमने बताना उसे। अगर टच कर लिया ओके फिर मैम। तो हमें पता ही चल जाएगा वो रियल है। ओके मैम। विदाउट टचिंग इट इज फॉर्म्ड इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। ओके मैम। Concave mirrors are also called converging mirrors, and convex mirrors are also called diverging mirrors. बेसिकली जो कनकेव मिरर है वो रियल इमेजेस भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अगर उसने पूछा विदाउट टचिंग देम तो आपने वर्चुअल लिखनी है, अगर विद टचिंग कह रहा है तो आप रियल लिख सकते। ओके मैम। इज इट क्लियर? यस मैम। एक बार आप कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर के रूल्स चेक कर लो, कोई डाउट है तो बता दो।
डन मैम। And can we move on to the next chapter? Light refraction. Reflection chapter is complete. Next chapter is light. Second part है इसका refraction. यस मैम। एक बार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, देन क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इसके। Okay, ma'am. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ जी, रिफ्रैक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन तो पता चल गया था कि किसी भी चीज की इमेज बनती है। रिफ्रैक्शन क्या होती है? मैम रिफ्रैक्शन, यस। मैम जब लाइट की रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो बेंड हो जाती है। Yes. The change in direction of wave passing from one medium to another medium caused by its speed. जो इसकी स्पीड है वो लेस हो जाती है और रे जो है बेंड हो जाती है नॉर्मल से। So basically, this phenomena of change in the path of light is going from one medium to another is called refraction of light. यहाँ पे भी सेम चीज, ये बात हम इंसिडेंट रे की करेंगे। अब रिफ्लेक्शन से वो चेंज हो जाएगी रिफ्रैक्शन, रे का नाम चेंज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसे आप बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ से इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ जो मेरा मीडियम है दैट इज एयर मीडियम,
सेकंड मीडियम है मेरा ग्लास, ये देखो ग्लास मीडियम है। जैसे ही ये ग्लास मीडियम के सरफेस के ऊपर आ रही है तो यहाँ नॉर्मल से ये क्या करती है, जब ग्लास मीडियम में एंटर कर रही है तो अपना पाथ जो है उसने बेंड कर लिया। Thus, refraction of light is the phenomena of bending of light from its original path on entering another medium. तो बेसिकली जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमिना है वो यही है, उसका मेन मकसद ही यही है कि जब कोई भी लाइट रे आएगी पर्टिकुलर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करने के लिए, जब वो उसके सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो अपना जो उसका पाथ है वो बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल। द रिफ्रैक्शन अकर्स राइट एट द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम। तो यहाँ पे मेरे पास ओ ए क्या है, इंसिडेंट रे है, ओ बी मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल ए ओ एन, एंगल आई इंसिडेंट एंगल, एंड एंगल बी ओ एन डैश, then it is called angle of refraction. वेलोसिटी ऑफ लाइट, कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, वहां पे लॉ की बात करी थी। तो इसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वैक्यूम के अंदर दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। सी इज ऑलवेज, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये नोट करके रख लो अपनी नोटबुक में, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में काम आएगी ये चीज। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 मल्टीप्लाई 10⁸ meter per second. A transparent substance in which light can travel, it is called optical medium. कोई भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें से लाइट आपके पास आ रही है उसे आप ऑप्टिकल मीडियम कहोगे। लाइट बहुत तेजी से पास होती है। आप देखोगे कोई एक ना बंद रूम है, डार्क रूम होगा, तो उसमें अगर हल्का सा भी कहीं से भी लाइट को पास होने के लिए डॉट लाइक स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा ना, तो लाइट उसमें से भी पास होना स्टार्ट कर देती है। तो वो उस मीडियम को आप क्या कह सकते हो, डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से आती है और डेंसर मीडियम में जाती है। रेयर मीडियम से जब वो आ रही होगी तो वो फास्टर होगी, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो स्लो हो जाएगी। इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, sir. The refractive index of medium is defined as the ratio of speed of light is vacuum to the speed of light in medium. उसमें हमने क्या किया था पिछले वाले रिफ्लेक्शन में, मैम साइन मैग्निफिकेशन, था ना? हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैग्निफिकेशन। यस, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, छोटा एन ले लेंगे, छोटे एन के साथ डिनोट कर लेंगे। इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी डिवाइडेड बाय अनदर मीडियम, इट इज वी। A medium with higher value of refractive index is said to be optical denser compared to the medium with lower value of refractive index. एक आप हाई वैल्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे, एक ले लोगे लोअर वैल्यू का, दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे। The refractive index is a characteristics property of medium whose value depends only on the nature of material of the medium and the color or wavelength of light. दो चीजों पर डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। फर्स्ट, उसकी जो मीडियम है मटेरियल की वो कैसी है, सेकंड वो उसका कलर कैसा है, थर्ड उसकी वेवलेंथ कितनी। नेक्स्ट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। When light passes from one medium to another medium, और एक मीडियम से, जैसे एयर से ग्लास में जा रही थी पिछले को हमने देखा था स्टार्टिंग में, तो एयर मीडियम से अगर ग्लास मीडियम में जा रही है तो आप क्या करोगे, पहले एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे, फिर ग्लास का निकालोगे, फिर दोनों को डिवाइड कर दोगे।
डिवाइड करोगे तो आपके पास जो सी सी होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, V2/V1 रह जाएगा। इसे आप सॉल्व देखो कैसे कर सकते हो। यहाँ था C/V2 होल डिवाइड बाय C/V1। सी कट गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो 1/V2 मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा, 1/V1 इज V1/1, फिर 1 कैंसल, सो V1/V2 इज हियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर फर्स्ट मीडियम का निकालना है तो 1n2 होगा, अगर सेकंड का निकालना है तो 1/2n1 हो जाएगा। रिफ्रैक्शन बनने का मेन रीजन क्या है? Because speed of light is going from one medium to another medium। यहाँ पे ये सरफेस है, रिफ्लेक्शन में क्या था, यहाँ से लाइट आती थी, यहीं से वापस चली जाती थी, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ से लाइट आई, इसके पैरेलल चलेगी, या फिर ऐसे होता था यहाँ से लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे मिरर के ऊपर स्ट्राइक करके वापस चली जाती थी। तो ये तो थे रिफ्लेक्शन के केसेस, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये आपका सरफेस है, एक मीडियम से लाइट आ रही है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल लगा हुआ है, तो दूसरे मीडियम में जाने के लिए बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे जब बेंड होगी तो बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब आएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये फिनोमेना इसका। ये रिफ्रैक्शन बनती तभी है जब लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है। जब दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी और उसकी जो पोजीशन है वो भी बेंड हो जाएगी। नाउ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सिर्फ रीड कर लेते हैं क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। पहली, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी, अपनी लाइट जो है फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती, उसकी वैल्यू स्पीड की जो है वो कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट हमेशा चेंज हो सकती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये एक इंटरफेस है दो मीडियास को आपस में मिलाने का, एयर टू ग्लास। एयर से इंसिडेंट रे आ रही है, ग्लास के सरफेस के ऊपर नॉर्मल में वो टच कर रही है, स्ट्राइक कर रही है और वापस बेंड होके रिफ्लेक्शन बना रही है, तो उसे आप ग्लास मीडियम कह सकते हो। ये तीनों एक ही सरफेस के ऊपर मीट करते हैं। कैसे? ये मेरा सरफेस है, यहाँ पे मेरा एयर मीडियम है, यहाँ पे मेरा ग्लास मीडियम। इंसिडेंट भी यहाँ पे आ रही है, नॉर्मल भी यहाँ से है और जो मेरी रिफ्लेक्शन है वो भी यहाँ से। तो सरफेस मेरा यहाँ पे इंटरसेक्शनल पॉइंट क्या है, एक ही। एक ही प्लेन के ऊपर तीनों लाई कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू किसके हो जाते हैं, मीडियम फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय मीडियम ऑफ वन। रिफ्लेक्शन के अंदर दोनों इक्वल थे, साइन आई इक्वल टू साइन आर, बट यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड हो। The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the pair of media in contact. तो इससे आप कह सकते हो स्नेल्स लॉ, डिफाइन स्नेल्स लॉ की पेपर में आ जाती है। यहाँ पे देखो दो ही चीजें, फर्स्ट है when it goes from rarer to denser। ये रेरर मीडियम है आपका, रेरर मीडियम से इंसिडेंस रे आ रही है, नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक कर रही है और वापस जा रही है डेंसर मीडियम, यहाँ से आ रही है, ये मेरा नॉर्मल है, यहीं से वापस बेंड होगी। वही चीज बार बार बता रही हूँ
कि बाहर से एयर से आ रही है, यहाँ पे टच करके बेंड हो जाती है। इसका सबसे इजीएस्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एक 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लो, उसमें आप पेंसिल डाल दो, पेंसिल का जितना पोर्शन वाटर से बाहर है वो आपको स्ट्रेट दिखेगा, और जैसे ही आप ग्लास के अंदर देखोगे तो वो पेंसिल आपको क्या दिखे देगी, बेंड। तो ऐसा लगे जैसे पेंसिल का हमने टूटी हुई पेंसिल डाली, वो बेंड हो जाती है। रीजन, रेयर टू डेंसर, कि ग्लास में डेंसिटी है, पानी डाला है हमने उसमें, तो वो डेंसर मीडियम में जाके वो बेंड हो गई। When light travels from rarer to denser medium, it bends towards normal at the interface of two medium. वही चीज सेम बार बार बता रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज होती है वो हमेशा बड़ी होती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। केस 2 आ गया, इन गोइंग फ्रॉम, अब उल्टा कर दिया, अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। When light travels from denser to rarer medium, it bends away from normal to the interface of two medium. एक चीज नोट करना, ये मेरा ग्लास जो है सेकंड मीडियम का सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल। जब यहाँ से लाइट आ रही थी, इंसिडेंट रे यहाँ से इन कर रही है, ये बेंड होकर नॉर्मल के बिल्कुल क्लोज हो रही है, नॉर्मल के बहुत ज्यादा क्लोज, डिस्टेंस देखो बहुत छोटा सा। अब सेकंड केस में क्या हो रहा है, ये हमारा सरफेस है ग्लास का, ये हमारा नॉर्मल है। डेंसर मीडियम से जैसे ही लाइट रे एंटर करेगी, तो ये नॉर्मल से दूर हो जाएगी, थोड़ी सी बेंड होके दूर हो जाएगी, और इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है। So it bends away from normal to the interface of two medium. The rarer divided by denser हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो होगी एवरी टाइम ग्रेटर लेस देन 1। ये था आपका केस। रेयर टू डेंसर, ये आपका डेंसर टू, तो इसकी रिफ्लेक्शन ना बने उसकी क्या कंडीशन होती है, नो रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, and when both medium have some refractive index, no refraction occurs at the boundary. कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, दो मीडियास के बीच में, तो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है सेपरेट, तब रिफ्लेक्शन नहीं बनेगी। सेकंड, अगर दोनों मीडियम्स के पास अपना अपना कोई पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तब भी जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं बनेगी। So in the next class we will discuss for the lenses. Then उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। We need 2 more classes for the lenses. ठीक है जी, is it clear? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay beta. So now the class is over. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay beta.